हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा जो वीडियो है वो केमिस्ट्री के ऊपर है। केमिस्ट्री बहुत जन का फेवरेट सब्जेक्ट भी है। बहुत लोग हेट करते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट को और डरते हैं। डर है इसलिए हेट करते हैं। अगर इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो उनको मज़ा आएगा केमिस्ट्री पढ़ने, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत मज़ा है। तो चलो मिलके ये डर को हटाते हैं और केमिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं। डीपली पढ़ेंगे केमिस्ट्री को, इमेजिनेशन करके पढ़ेंगे कि क्या होता है। ठीक है, जिससे शुरू करूँगी केमिस्ट्री, बीएससी केमिस्ट्री, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो शुरू करेंगे। उसमें जो एनर्जेटिक्स एंड इक्विलिब्रियम है टॉपिक, उसके अंदर जो फर्स्ट यूनिट है केमिकल एनर्जेटिक्स बेसिक और उसका बेसिक एस्पेक्ट्स, तो उसके बारे में हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे कि केमिकल एनर्जेटिक्स क्या है। थर्मोडायनेमिक्स आता है उसके अंदर, फिर उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम, उसका जितना भी टर्मिनोलॉजीज है सब कुछ हम लोग ये वीडियो में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो भी इसका आएगा। ये पार्ट 1 है, ये यूनिट का पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। तो केमिकल एनर्जेटिक्स जैसा ये यूनिट का नाम है, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एनर्जेटिक्स क्या होता। तो एनर्जेटिक्स क्या है? वो स्टडी ऑफ एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्लो एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज, ट्रांसफॉर्म होना, और उसका फ्लो और ट्रांसफॉर्मेशन विद इन अ सिस्टम। एक सिस्टम है, जैसे एक बोतल हुआ, बीकर हुआ, वैसा कुछ भी सिस्टम है, उसका बीच में जो एनर्जी का फ्लो होता और ट्रांसफॉर्मेशन होता, उसका जो स्टडी है उसको क्या बोलते हैं? एनर्जेटिक्स। जैसे डेफिनेशन सामने आता है, यू कैन रीड इट। एनर्जेटिक्स में जो एनर्जी के बारे में जो स्टडी करते हैं, वो एनर्जी कोई भी फॉर्म में हो सकता है, या तो हीट, या तो रेडिएशन, या तो वर्क, या तो कोई अदर मीन्स से कोई भी तरह का एनर्जी हो सकता है। सबका स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जेटिक्स। तो ये क्या हो गया? एक बहुत ब्रॉड फील्ड हो गया। तो फिर इसको अलग अलग प्रीफिक्स दे दिए, जैसा केमिकल एनर्जेटिक्स, बायो एनर्जेटिक्स। केमिकल एनर्जेटिक्स मतलब केमिकल का बीच में एनर्जी का, केमिकल सिस्टम में एनर्जी का फ्लो को क्या बोलते हैं? केमिकल एनर्जेटिक्स। फिर उसके बाद उसी तरह बायोलॉजिकल सिस्टम में एनर्जी का फ्लो को क्या बोलते हैं? बायो एनर्जेटिक्स। तो अभी हम लोग ये चैप्टर में तो केमिकल एनर्जेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। बायो एनर्जेटिक्स बस ऐसी फॉर टर्म, मतलब एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बोल दिया। सब में पहले हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स के एक्सप्लेनेशन में जाए तो एक्सपेरिमेंटल साइंस बेस्ड ऑन सर्टेन जनरलाइजेशन फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंसिव ऑब्जर्वेशन ऑफ द मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का ऑब्जर्वेशन करके, मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड क्या है? जो कि हम लोग देख सकते, टच कर सकते, वो क्या है? मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है। उसको ऑब्जर्व करके उसका जो जनरलाइजेशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। एक्सपेरिमेंट करके जो जनरलाइज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। वो जनरलाइजेशन को क्या टर्म करे? लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मतलब अलग अलग लॉज है वो जनरलाइजेशन का। ठीक है, तो सारा का सारा मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में ये जनरलाइजेशन एप्लीकेबल है। मतलब ये जो लॉज है वो सारा का सारा मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में एप्लीकेबल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो कोई भी हो, जो कोई भी स्टेट में हो, वो सब पे ये थर्मोडायनेमिक लॉज एप्लीकेबल है। सिर्फ वो मैक्रोस्कोपिक होना चाहिए, जैसे जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, सी कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक टर्म है ना, उसको फर्स्ट कौन कॉइन करा था? लॉर्ड केल्विन। क्यों कॉइन किया था? हीट का डायनेमिक नेचर को कंसीडर करके वो थर्मोडायनेमिक टर्म कॉइन किया था। मतलब एक फ्लूइड में हीट का डायनेमिक नेचर को कंसीडर करके वो थर्मोडायनेमिक टर्म कॉइन किया था। ठीक है, थर्मोडायनेमिक का मीनिंग क्या है? थर्मो मतलब हीट, डायनेमिक मतलब मूवमेंट। तो हीट का मूवमेंट को क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। सिंपल से ये समझ लो, हीट का मूवमेंट को क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक। क्योंकि इसका जो टर्म है उसी से इसका मतलब निकल जाता। थर्मो मतलब हीट, और डायनेमिक या फिर ग्रीक रूट में उसको डायनामिकोस बोलते हैं, जिसका मतलब होता मूवमेंट। ठीक है, फिर इम्पॉर्टेंस देखा जाए थर्मोडायनेमिक्स का, तो उसका कंसर्न कहाँ है? थर्मोडायनेमिक्स का कंसर्न कहाँ है? सिर्फ लार्ज स्केल में है, मतलब मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में। ऐसा समझ लो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम है ना, जितना भी स्ट्रक्चर शुरू से आया, रुदरफोर्ड स्ट्रक्चर, वो सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बोर मॉडल। फिर उसके बाद अभी जो रिसेंट जो चल रहा है वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। वो सब जो चेंज हुआ ना, वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का बाल तक बाका नहीं कर पाया। क्यों बोलने से, अभी देखो
थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो है वो कब डिस्कवर हुआ? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का डिस्कवरी से पहले, ठीक है। तो जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जब आया ना, उसके बाद भी देखा गया कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में कोई भी चेंज नहीं आया। मतलब मॉडल तो चेंज हो गया एटम का, लेकिन वो जो थर्मोडायनेमिक लॉज है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, वो वैसे की वैसे ही रहा। तो इसीलिए हम बोली उसका कोई भी बाल तक बाका नहीं कर पाया। जो भी चेंजेस हुआ एटम का स्ट्रक्चर में, वो उसका वजह से थर्मोडायनेमिक लॉज में कोई चेंज नहीं हुआ। तो वो क्या है? थर्मोडायनेमिक क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। थर्मोडायनेमिक लॉ इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फिर उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि एक एग्जैक्ट साइंस है, मतलब ना उसको मैथमेटिकल रिलेशनशिप में उसको एक्सप्रेस भी कर सकते और उसका डेरिवेशन मैथमेटिकल इक्वेशन से हम लोग प्रेडिक्ट भी कर सकते कि वो केमिकल और फिज़िकल प्रोसेस का आउटकम क्या है। तो इसी का वजह से ये जो थर्मोडायनेमिक लॉ है ना, वो प्रैक्टिकली सारा ब्रांचेस ऑफ साइंस में यूज़ हुआ है, ठीक है। मतलब यूज़ कर सकते, क्यों? क्योंकि उसका जो इक्वेशन है उससे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना कि आउटकम क्या है केमिकल और फिजिकल प्रोसेस का। तो इसका वजह से वो सारा जगह एक्सटेंसिवली यूज़ हो गया। तो ये उसका एक इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंस क्या है कि थर्मोडायनेमिक क्राइटेरिया की वजह से वो जो स्पॉन्टेनिटी है, वो जो गिवन फिज़िकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन का फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी है, वो हम लोग डिफाइन कर सकते, डिटरमाइन कर सकते, ठीक है। फिर उसके बाद थर्मोडायनेमिक हम लोग को इसमें भी हेल्प करता कि कौन सा क्राइटेरिया और कौन सा कंडीशन में इक्विलिब्रियम अटेन करेगा एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, वो भी पता करने के लिए हम लोग को थर्मोडायनेमिक्स हेल्प करता। फिर थर्मोडायनेमिक्स का जो डाटा है वो ये भी प्रेडिक्ट कर सकता कि सिस्टम कौन सा डायरेक्शन में मूव करने से वो इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। फिर उसके बाद वो जो रिएक्शन है उसका एक्सटेंट भी बता देता कि वो केमिकल रिएक्शन का एक्सटेंट कितना तक है, कहाँ तक वो जा सकता, मतलब टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ हो सकता, प्रेशर कितना इंक्रीज़ हो सकता, वो सब भी ये एक्सटेंट भी बता सकता थर्मोडायनेमिक डाटा, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया उसका इम्पोर्टेंस। क्या क्या इम्पोर्टेंस हुआ फिर से रिकॉल करते, वो लार्ज स्केल में वर्क करता, माइक्रोस्कोपिक स्केल में। फिर उसके बाद वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से इंडिपेंडेंट होता, उसके ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होता। फिर उसके बाद एग्जैक्ट साइंस है वो, जिसका वजह से वो प्रैक्टिकली ऑल ब्रांचेस ऑफ साइंस में यूज़ होता, क्योंकि उसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो हम लोग को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है कि केमिकल और फिज़िकल प्रोसेस का क्या आउटकम रहेगा। फिर उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस हम लोग को एक क्राइटेरिया दे दिया, जिसका वजह से हम लोग फिजिबिलिटी, एक फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन का फिजिबिलिटी, मतलब कितना आराम से वो हो जाता, वो हम लोग पता कर सकते। फिर उसके बाद हम लोग को वो हेल्प करता डिटरमाइन करने के लिए कि कौन सा क्राइटेरिया में इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन करेगा एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फिर हम लोग को वो ये भी हेल्प करता थर्मोडायनेमिक डाटा कि ये भी प्रेडिक्ट कर सकते कि डायरेक्शन कहाँ है, कि कौन सा तरफ मूव करेगा इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए। फिर उसके बाद वो रिएक्शन का एक्सटेंट क्या है, सब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का हेल्प से कर सकते। ये सब उसका इम्पोर्टेंस है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग टर्मिनोलॉजीज में जाएंगे कि थर्मोडायनेमिक का अंदर अलग अलग टर्मिनोलॉजीज होता। तो फर्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है? जो सिस्टम में थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता या फिर जो सिस्टम को हम लोग स्टडी करते, वो सिस्टम को क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। A system in the thermodynamics is defined as the part of the universe which is under consideration for study। वो सिस्टम या तो छोटा हो सकता है या तो बड़ा हो सकता है, जैसा कि एक बीकर या फिर एक बोतल भी हो सकता है, या फिर इतना बड़ा भी हो सकता है जैसे कि ओशन को ले लो, ओशन को भी हम लोग एक सिस्टम मान सकते हैं, ओजोन लेयर को भी एक सिस्टम मान सकते हैं। वो मतलब ये तो छोटा भी हो सकता या तो बड़ा भी हो सकता। अभी आप लोग बोलेंगे ओजोन लेयर को कैसे सिस्टम मानेंगे, तो ओजोन में भी हीट का ट्रांसफ़र होता है, सन का जो हीट है वो ओजोन लेयर से पास होके वो ट्रांसफ़र होता है, तो ओजोन को भी हम लोग एक सिस्टम मान सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह या तो
वो सिस्टम का एक वेल डिफाइंड बाउंड्रीज होता, रियल बाउंड्रीज होता, जिसको फिजिकल बाउंड्रीज बोलते हैं। जैसा कि बोतल हुआ, बीकर हुआ, उसका फिजिकल बाउंड्रीज होता, या तो उसका बाउंड्रीज नहीं होता, जैसा कि ओशन, नहीं तो ओजोन लेयर, उसका कोई बाउंड्री नहीं होता। वो बाउंड्री हम लोग सेट करते हैं, हम लोग अपना माइंड में सेट करते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ओशन को हम लोग स्टडी करेंगे, तो वो हम लोग का इमेजिनरी बाउंड्रीज हुआ। और फिजिकल बाउंड्रीज क्या हुआ, जो हम लोग देख सकते हैं कि हाँ बीकर में यहाँ से लेके यहाँ तक इतना बड़ा बीकर है, वो क्या हो गया, हम लोग का फिजिकल बाउंड्रीज हो गया। फिर उसके बाद जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो दो टाइप्स का होता, एक तो होमोजेनियस सिस्टम और एक हेट्रोजीनियस सिस्टम। होमोजेनियस सिस्टम क्या है, जिसमें पूरा का पूरा सिस्टम में यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी रहता है। जैसा कि एक बीकर में पानी ले लो, पानी पूरा का पूरा पानी में यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज़ रहता। उसी जगह अगर एक बीकर में आइस भी ले लो और पानी भी ले लो तो अलग अलग टेम्परेचर हुआ, वो हेट्रोजीनियस सिस्टम है, ठीक है। फिर उसके बाद और एक टर्म है, नेक्स्ट टर्म है सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या है, सिस्टम के अलावा और जितना भी चीज़ है वो सब क्या है, सराउंडिंग। तो अभी सोचो हम लोग का एक बोतल सिस्टम है, तो बोतल के अलावा पूरा यूनिवर्स में जितना भी चीज़ है वो सब क्या हो गया, सराउंडिंग। उसी तरह अभी ओशन ले लो, ओशन का अलावा, ओशन अगर सिस्टम है तो ओशन के अलावा जितना भी यूनिवर्स में चीज़ है वो सब क्या है, सराउंडिंग। मून को ले लो, मून अगर सिस्टम है तो उसके अलावा जितना भी चीज़ है वो सराउंडिंग है, एग्जाम्पल देती है, ठीक है। फिर उसके बाद बाउंड्रीज़ के हिसाब से अलग अलग बाउंड्रीज जो हम लोग पढ़े थे, फिजिकल बाउंड्रीज, उसमें बाउंड्रीज़ का टाइप का हिसाब से वो कैसा है, उसके हिसाब से भी सिस्टम का 3 टाइप्स है, एक ओपन सिस्टम, एक क्लोज सिस्टम, एक आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम को समझाने के लिए हम बस यही बोलेंगे कि अभी सोचो एक बोतल है, नॉर्मल बोतल, उसका हम नॉर्मल बोतल जो हम लोग पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं, उसका अगर हम लोग ढक्कन खोल के रख दिए तो वो ढक्कन खुला हुआ बोतल से एनर्जी जो है, जैसे गर्म पानी है उसमें, तो एनर्जी भी पास हो जाएगा आराम से, सारा गर्म जितना भी गर्म पानी का गर्माहट है वो सब बाहर चले जाएगा, और वो भाप बन के उड़ेगा तो उसका वॉल्यूम भी कम होएगा, या तो बोतल को थोड़ा टिल्ट करे तो भी वॉल्यूम कम होगा। मतलब उससे क्या है कि मैटर और एनर्जी बिटवीन द सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। तो वैसा सिस्टम को क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। और नेक्स्ट क्या है, क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होता, क्लोज सिस्टम जैसा यही वाला बोतल का हमने ढक्कन बंद कर दिए, तो ये तो नॉर्मल बोतल है ना, तो इसमें अगर हमने ढक्कन बंद भी कर दिए तो वो पानी ठंडा हो जाएगा, गर्म पानी रहेगा अभी तो ठंडा हो जाएगा। मतलब क्या है, हीट का ट्रांसफ़र होता है, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होता है, लेकिन ट्रांसफ़र ऑफ मैटर नहीं होता है। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम। और एक सिस्टम होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो हीट का ट्रांसफ़र होगा ना तो मैटर का ट्रांसफ़र होगा। तो वो उसका एग्जांपल के लिए हम लोग थर्मस वाला जो ऐसा बोतल होता है जिसमें हीट रिटेन्ड रहता ना, वैसा बोतल का एग्जांपल ले सकते हैं कि वैसा बोतल में हम लोग जितना भी पानी स्टोर करो, गर्म पानी, वो बहुत देर तक वैसे ही रहेगा, गर्म का गर्म ही रहेगा। तो वैसे सिस्टम को, वैसा बोतल का एग्जांपल लेके वैसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें ना कि मैटर का ट्रांसफ़र होता और ना ही हीट का ट्रांसफ़र होता, यानी एनर्जी का ट्रांसफ़र होता। फिर उसके बाद सिस्टम का स्टेट्स होता अलग अलग। अगर हम लोग सिस्टम का स्टेट्स पता करने जाए, अभी हम लोग स्टेट बोलेंगे तो सॉलिड, लिक्विड, गैस नहीं समझना आप लोग। स्टेट ऑफ सिस्टम मतलब कौन से हाल में है वो, उसका प्रेशर, उसका टेम्परेचर, उसका वॉल्यूम, वो कैसा है, उसका चेंजेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेस होगा तो वो तो चेंज होगा ना सिस्टम का स्टेट। तो वो सब चेंजेस को क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़, या तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, या तो स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं उसको। ये क्या पे डिपेंड करता, ये पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करता कि पहले वो कैसा रखा गया था, पहले वो कैसा था। वो अभी पे डिपेंड करता कि अभी उसका टेम्परेचर क्या है, अभी उसका वॉल्यूम क्या है, अभी उसका प्रेशर क्या है, अभी वो उसमें क्या प्रेशर है। तो वो जो स्टेट वेरिएबल है ना, वो 2 तरह का होता, या तो डिपेंडेंट वेरिएबल होता या तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी वेरिएबल में क्या क्या आता है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो डिपेंडेंट कैसा देखेंगे कि ये इक्वेशन देखो, PV = nRT, तो उसमें V = nRT/P। तो जो वॉल्यूम है इसमें वो क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। क्यों डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, क्योंकि वो
एन टी और पी पे डिपेंडेंट है। एन टी और पी पे डिपेंडेंट है मतलब एन मतलब अमाउंट, टी मतलब टेम्परेचर, पी मतलब प्रेशर। तो वी जो है मतलब वॉल्यूम, अमाउंट, टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंडेंट है, लेकिन बाकी इक्वल टू का राइट साइड जितना भी है एन टी पी वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ये जो लेफ़्ट साइड में v है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और बाकी एन टी पी क्या हो गया, इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो अपने आप से बढ़ेगा घटेगा। लेकिन अगर t बढ़ा तो v में इफेक्ट होगा, अगर p बढ़ा तो v को इफेक्ट करेगा। तो उसी तरह ये v क्या बन गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, और t क्या बन गया, इंडिपेंडेंट। उसी तरह अगर हम लोग p को वहीं पे रख के v को नीचे लेके चल जाएंगे, p = nRT/v, तो p क्या बन जाएगा, डिपेंडेंट, और बाकी 3 क्या बन जाएगा, इंडिपेंडेंट। तो ऐसा में हम लोग समझ सकते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। फिर उसके बाद वेरिएबल और 2 टाइप्स का होता, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव वेरिएबल। इंटेंसिव वेरिएबल क्या होता कि सिस्टम कितना भी हो वो उस पर डिपेंड नहीं करता। मतलब वेरिएबल फिर से बता देती क्या क्या है, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर। तो टेम्परेचर का देखा जाए, टेम्परेचर को वेरिएबल रख के देखा जाए तो अभी सोचो हम लोग के पास भर के आइस है, ठीक है, सिस्टम भर के, सिस्टम को हम लोग सिस्टम क्या ले लेंगे, भर के आइस क्यूब्स है और एक बड़ा सा आइस का ब्लॉक है। तो दोनों का टेम्परेचर में क्या फ़र्क रहेगा, नहीं ना, मतलब अमाउंट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता। तो ये जो टेम्परेचर ऑफ आइस क्यूब्स है वो क्या हो गया, इंटेंसिव वेरिएबल। अब समझ आया। एक्सटेंसिव वेरिएबल क्या है, जो अमाउंट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करता। जैसे कि वॉल्यूम को वेरिएबल प्रेफर करके देखा जाए तो अगर सोचो हम लोग 1 ग्राम ग्लूकोज लिए, ठीक है, तो वो ग्लूकोज अगर और सिस्टम ऐड हुआ तो उस पर चेंज आता है, तो वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सिस्टम पे। अगर और सिस्टम आएगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा ना, ग्लूकोज का वॉल्यूम बढ़ेगा अगर और सिस्टम आएगा। तो इसीलिए वो क्या हो गया, एक्सटेंसिव वेरिएबल, मतलब जो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सिस्टम पे, क्योंकि जितना सिस्टम बढ़ेगा, जितना ग्लूकोज बढ़ेगा, उतना क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वो वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव वेरिएबल। ये याद रखना कि 2 एक्सटेंसिव वेरिएबल का रेशियो को क्या बोलते हैं, इंटेंसिव वेरिएबल। जैसा कि मास एक एक्सटेंसिव वेरिएबल है, वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव वेरिएबल है, और उसका रेशियो जो कि डेंसिटी है, मास बाय वॉल्यूम, वो क्या है, इंटेंसिव वेरिएबल, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता कि वॉल्यूम, एरिया, डेंसिटी आपको दिया जाए अलग अलग, तो उसमें आपको क्लासीफाई करो बोलेंगे, कैटेगराइज करो बोलेंगे कि वॉल्यूम कौन सा वेरिएबल है, एरिया कौन सा वेरिएबल है। तो वॉल्यूम कौन सा वेरिएबल है, एक्सटेंसिव वेरिएबल, ठीक है, और डेंसिटी कौन सा वेरिएबल है, इंटेंसिव वेरिएबल। उसी तरह टेम्परेचर कौन सा वेरिएबल है, एक्सटेंसिव वेरिएबल। उसी तरह एनर्जी कौन सा वेरिएबल है, इंटेंसिव वेरिएबल। उसी तरह प्रेशर कौन सा वेरिएबल है, एक्सटेंसिव वेरिएबल। ऐसा याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद वो जो रेशियो है एक्सटेंसिव वेरिएबल का टू द मास ऑफ सिस्टम, एक्सटेंसिव वेरिएबल का उसका मास ऑफ सिस्टम से जो रेशियो है उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। और एक्सटेंसिव वेरिएबल का रेशियो नंबर ऑफ मोल्स से अगर निकालेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, मोलार प्रॉपर्टी, ठीक है। ये सब छोटे छोटे चीज़ याद रखना। फिर उसके बाद थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक सिस्टम पढ़े कि सिस्टम क्या है। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम में जितना भी चेंजेस आता उसका स्टेट में, मतलब वेरिएबल जितना भी होता, वो सबको क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का जैसे एग्जांपल लिया जाए तो पानी को हम लोग उबालेंगे तो उसका टेम्परेचर क्या क्या चेंज हो सकता, थोड़ा देर उबाले तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा, फिर वो 100 डिग्री सेल्सियस में पहुंच जाएगा तो वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, तो उसका वॉल्यूम भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। और अगर हमने ढक्कन खोल के रखे तो उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। अगर हमने ढक्कन बंद कर दिए तो उसका प्रेशर चेंज होने लग जाएगा, ठीक है, तो प्रेशर भी बढ़ने लग जाएगा। जैसा हम लोग प्रेशर कुकर में प्रेशर में पकाते हैं ना, वैसा। तो जैसे कि अभी हम लोग पानी बॉईल करें तो उसका टेम्परेचर
सिर्फ हम लोग थोड़ा देर बॉईल करें तो 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो उसका सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी चेंज हुआ। तो उसका इनिशियल स्टेट देखा जाए तो कुछ इस तरह रहेगा, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ढक्कन खुला है, उसका वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा 150 ग्राम, और उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा, 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इसमें कितना चेंजेस हुआ? एक ही चेंज हुआ, सिर्फ उसका टेम्परेचर बढ़ा। तो सिर्फ उसमें एक चेंजेस होने से भी उसको थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। अगर उसमें सिर्फ एक ही चेंज हुआ फिर भी उसको थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलेंगे। और कुछ ऐसा प्रोसेस जिसमें भी चेंज होता हो के फिर वो रिटर्न आके हम लोग को जो इनिशियल स्टेट था उसी में पहुंच गया, मतलब वो चेंज हुआ फिर वो इनिशियल स्टेट में आ गया। मतलब एक बच्चा सोचो बिगड़ा, फिर उसके बाद में फिर सुधर गया। तो वैसा एग्जाम्पल लिया जाए तो वैसा प्रोसेस को क्या बोलते हैं? साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। फिर उसके बाद थर्मोडायनेमिक प्रोसेस भी 4 टाइप्स का होता, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर क्या होता? कांस्टेंट रहता, और बाकी वॉल्यूम और प्रेशर चेंज होता, ठीक है। उसी तरह टेम्परेचर कांस्टेंट रहता, मतलब उसमें हीट फ्लो नहीं होता। तो हीट फ्लो नहीं होता तो कौन सा सिस्टम में होता होगा? वो आइसोलेटेड सिस्टम में होता होगा ना। आइसोलेटेड सिस्टम में हीट का फ्लो नहीं होता, बाकी सब में तो हीट का फ्लो होता। तो आइसोथर्मल प्रोसेस कौन से सिस्टम में होता? आइसोथर्मल प्रोसेस कौन से सिस्टम में होता? आइसोलेटेड सिस्टम में होता। उसी तरह एडियाबैटिक प्रोसेस में कोई भी एनर्जी ऑफ हीट को एंटर होने नहीं देता। एडियाबैटिक प्रोसेस में इन विच नो एनर्जी एज हीट इज़ अलाउड टू एंटर और लीव द सिस्टम। एंटर भी नहीं होता, लीव भी नहीं होता। तो ये भी आइसोलेटेड सिस्टम में ही होता। और फिर उसके बाद आइसोबैरिक प्रोसेस क्या है? इसको आइसोपिस्टिक प्रोसेस भी बोलते हैं। ये प्रोसेस में प्रेशर में कोई चेंज नहीं होता, बाकी सारा चेंजेस होता लेकिन प्रेशर में कोई चेंज नहीं होता। ये कैसा होगा? हम बोलिए ना, जब ढक्कन खोल के पानी गर्म करेंगे तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसा कोई भी प्रोसेस जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होता है, कांस्टेंट रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोबैरिक प्रोसेस। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेशर चेंज नहीं होता। फिर नेक्स्ट है आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है? कि जिसमें वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता। तो मतलब वही उसका ढक्कन बंद रहता, वो या तो क्लोज सिस्टम में भी हो सकता वॉल्यूम कांस्टेंट, और आइसोलेटेड सिस्टम में भी वॉल्यूम कांस्टेंट कर सकते हैं हम लोग। तो उसी तरह आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता। फिर उसके बाद ये सारा प्रोसेस का एक ग्राफ बनता जिसको इंडिकेटर डायग्राम बोलते, पीवी डायग्राम, टर्म्स ऑफ पीवी डायग्राम। पीवी का टर्म्स में वो ग्राफ रहता है जिसको इंडिकेटर डायग्राम भी बोलते, वो भी आपके सामने भी स्क्रीन में आ जाएगा। और ये आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करती, और नेक्स्ट हम लोग थर्मोडायनेमिक लॉज तो नेक्स्ट यूनिट में है, फर्स्ट लॉ, फिर सेकेंड लॉ, 0th लॉ इसी यूनिट में है। जो कि पढ़ने से पहले हम लोग को 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि वर्क, हीट एंड हीट कैपेसिटी, और रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये 2 टॉपिक पढ़ने के बाद नेक्स्ट टॉपिक है 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वो हम लोग ये नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपना सजेशन भी मुझे कमेंट करिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट में कैसा वीडियो चाहिए, क्या चाहिए, सब मुझे प्लीज़ कमेंट करिए, और मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ वैसा ही वीडियो शेयर करूँ। एक्चुअली मेरा मेन जो कंसर्न है वो ज़ूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री है, तो उससे रिलेटेड प्लीज़ वीडियो मैं फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, तो उससे रिलेटेड मैं जितना हो सके सारा वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँगी। आप प्लीज़ कमेंट करिए कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, मैं पूरा करने का पूरा कोशिश करूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ कि वो भी देखें और उनको भी हेल्प हो, वो भी एग्ज़ाम का प्रिपेयर कर सके और आप भी पढ़े। अभी लॉकडाउन के टाइम पे कॉलेजेस तो बंद है, तो खुद ही हम मिल के सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो उसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलेंगे चलते चलते, कल मिलेंगे, टाटा।